औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 63 है और कल वाले लेक्चर में हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या RSA क्रिप्टोग्राफी भी है उसको स्टडी किया था। आज हमने कोड ब्रेकिंग यानी क्लासिकल कंप्यूटर इसको स्टडी करना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ब्रेक करें RSA कोड को, तो जो एडवर्सरी है यानी कि जो हैकर है उसको ज़रूरत पड़ेगी टू फाइंड द प्राइवेट की D, जो आपको कल बताई थी, गिवन नॉलेज ऑफ पब्लिक की, और उसको फिर पब्लिक की जो है E, उसका भी पता होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक RSA कोड, अब RSA कोड को ब्रेक करने के लिए एन एडवर्सरी, जो मुखालफ है आपका एडवर्स है, वुड नीड टू फाइंड प्राइवेट की, उसको ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट की D, की, गिवन द नॉलेज ऑफ पब्लिक की, और उसके पास नॉलेज होना चाहिए पब्लिक की E, N का। तो ये दोनों पता होंगे तो आप उसको हैक कर पाएगा। वंस D इज़ नोन एंड इंटरसेप्टेड इनक्रिप्टेड मैसेज, जैसे ही D का पता लगता है तो मैसेज इनक्रप्ट हो जाता है, यानी कि जो इनक्रिप्टेड मैसेज है वो इंटरसेप्ट हो जाता है। वंस D इज़ नोन, अगर आपको एक दफ़ा D का पता चल गया तो एन इंटरसेप्टेड, तो ये इंटरसेप्ट हो जाता है इनक्रिप्टेड मैसेज, जो आपका इनक्रिप्टेड मैसेज है। C कैन बी डीक्रिप्ट, और ये मैसेज C जो है ये डीक्रिप्ट हो जाता है बाय कंप्यूटिंग CD। अगर आप CD पावर जो है इसको कैलकुलेट कर दें मॉड N, जस्ट एज द रेसिपिएंट डू, जैसे कि रेसिपिएंट उसको डीक्रिप्ट करता है। लेकिन अब मसला ये है कि अब किस तरह जो है एडवर्सरी वो फाइंड करेगा प्राइवेट की को गिवन द नॉलेज ऑफ पब्लिक की। अब क्वेश्चन ये है, यानी कि अब जब हैकर है वो जो जब तो होते हैं ना, दोनों पार्टीज होती हैं उनको तो आपस में पता होता है, लेकिन हैकर कैसे ये नॉलेज हासिल करेगा प्राइवेट की का विद द नॉलेज ऑफ पब्लिक की। तो जो एडवर्सरी है एडवर्सरी, अब जो एडवर्सरी है आपका यानी कि जो आपका मुखालफ है, नोज द प्राइवेट की, उसको प्राइवेट की जो है उसका पता होता है, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ नंबर्स आ जाते हैं D, N, एंड नंबर N, और जो नंबर N जो है इज डिस्क्लोज्ड, ये डिस्क्लोज हो जाता है इन द पब्लिक की
ई कामा एन के अंदर, ठीक है। नंबर एन डिस्क्लोज हो जाता है पब्लिक की ई कामा है। सो ऑल द एडवर्सरी, तो अब जो एडवर्सरी है, सो ऑल द एडवर्सरी must do is to find नंबर n। अब नंबर n जो है वो नंबर d जो है वो एडवर्सरी को फाइंड करना पड़ेगा गिवन द नॉलेज ऑफ द नंबर e, गिवन द knowledge of number e and n, और उसके पास e और n का नॉलेज होना चाहिए एडवर्सरी के पास, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे वो क्या करेगा, उसको d का n का पता होना चाहिए और उसमें d का n के अंदर n को डिस्क्लोज करे जो पब्लिक की के अंदर e n आ रहा है। फिर एडवर्सरी को d जो है उसको फाइंड करना पड़ेगा। अब गुड वे टू स्टार्ट इज टू आस्क हाउ डू इज रिलेटेड टू e एंड n। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कैसे d जो है वो रिलेटेड है e और n के साथ। तो वेल वी सॉ बिफोर दैट द नंबर e इज द मॉडुलस इनवर्स ऑफ d। हमने ये पहले देखा है कि नंबर e जो है ये मॉडुलस इनवर्स है d का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये किस तरह आपस में ये नंबर जो हैं ये रिलेटेड है। तो वेल वी सॉ बिफोर, हमने ये चीज़ पहले देखी है दैट नंबर e कि जो नंबर e है इज द मॉडुलस इनवर्स ये मॉडुलस इनवर्स है ऑफ d का। इसका मतलब है कि दिस मीन्स e एंड d आर रिलेटेड वाया इक्वेशन, दिस मीन e एंड d आर रिलेटेड वाया इक्वेशन के e और d जो है वो आपस में रिलेटेड हैं वाया इक्वेशन जो है हमारे पास ED is equal to 1 mod P minus 1 Q minus 1, ठीक है। इसके जरिए रिलेटेड है। दैट इज D is the number, दैट इज D is the number, कि D अब यहाँ पर नंबर है such that E times D divided, तो D जो है वो डिवाइडेड होता है बाय P minus 1 times Q minus 1 leaves a remainder of 1। और 1 का रिमाइंडर पीछे छोड़ जाता है। अब अगर एडवर्सरी जो है उसको इन 3 नंबर E, P एंड Q का पता हो, thus if एडवर्सरी, अब एडवर्सरी जो है knows 3 नंबर्स, अब एडवर्सरी जो है उसको इन 3 नंबर्स का पता है, एक E का पता है, एक उसको P का पता है, ठीक है जी।
और Q का पता है, ही कैन ईजिली डिटरमिन D, तो वो आसानी से ही कैन ईजीली डिटरमिन D, तो वो आसानी से D को पता कर लेगा क्योंकि ये फार्मूला उसके पास है, उससे वो D को पता कर लेगा। एंड हैंस ऑब्टेन द प्राइवेट की, एंड हैंस ऑब्टेन द प्राइवेट की, और उसको प्राइवेट की का पता चल जाएगा। फाइंडिंग E इज ईजी, अब E को फाइंड करना जो है, फाइंडिंग E इज ईजी, अब E को फाइंड करना ईजी है। लाइक n की तरह, इट इज disclosed in the public की, और ये डिस्क्लोज हो जाएगा पब्लिक की E कामा N के अंदर। तो अब आपको E और D दोनों का पता हो गया। Moreover, it is no secret that the numbers P and Q are prime numbers whose product is equal to N। अब ये भी कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रही कि जो P and Q हैं, moreover it is no secret that P and Q are the prime numbers, कि P और Q जो है वो कोई प्राइम नंबर्स हैं। अब ये भी कोई चीज़ कोई जो है वो सीक्रेट नहीं रही अब इस केस के अंदर। whose प्रोडक्ट, और इसकी प्रोडक्ट आपको पता है कि बराबर होती है इज इक्वल टू N, यानी कि दैट इज N इज इक्वल टू P क्रॉस Q। ये पिछले लेक्चर में हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब आपको ये बात का पता है कि जो RSA क्रिप्शन है, प्रोसीजर है, वो बिगिंस होता है बाय पिकिंग P एंड Q। ठीक है जी, जो RSA क्रिप्टोग्राफी है ये शुरू ही यहाँ से होती है कि आप P और Q को पिक करते हैं। RSA encryption प्रोसीजर स्टार्ट्स, तो RSA एन्क्रिप्शन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है बाय पिकिंग P एंड Q। P और Q को पिक करने के बाद RSA एन्क्रिप्शन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। तो अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यील्ड करेगा P और Q, ठीक है, और गिवन N इज कॉल्ड फैक्टरिंग द नंबर N। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाएगा और उसको फैक्टराइज किया जाएगा। However, mathematical operation yields, मैथमेटिकल ऑपरेशन के नतीजे में आपको मिलेगा P एंड Q गिवन N, जिससे आपको N मिलेगा, इज कॉल्ड फैक्टरिंग
द नंबर n, यानी कि आप फैक्टर कर रहे हैं नंबर n को, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो पी और क्यू का प्रोडक्ट है। देयरफॉर अब जो एडवर्सरी है उसके अंदर ये एबिलिटी आएगी टू ब्रेक द RSA कोड कि अब वो ब्रेक कर लेगा RSA कोड को, ऑल बॉयल्स डाउन टू वेदर ही कैन फैक्टर द नंबर n इन ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। और इस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम में इस कोड को ब्रेक कर लेता है एडवर्सरी या नहीं कर लेता। देयरफॉर एन एडवर्सरी एबिलिटी अब ये एडवर्सरी की एबिलिटी है टू ब्रेक RSA कोड, कि वो ब्रेक कर ले RSA कोड को whether he can factor the number n in reasonable length of time। अगर तो रीज़नेबल लेंथ ऑफ टाइम उसके पास एबिलिटी है इसको RSA कोड को ब्रेक करने की, तो फिर तो वो उसको ब्रेक कर लेगा। ब्रेकिंग RSA इज़ ए डिफ़िकल्ट ओनली इफ फैक्टरिंग लार्ज कंपोजिट इंटीजर्स। अगर लार्ज कंपोजिट इंटीजर्स हो तो फिर उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो ब्रेकिंग RSA, तो अगर आपने ब्रेक करना RSA को इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है ओनली इफ फैक्टरिंग, के जो फैक्टरिंग है लार्ज कंपोजिट इंटीजर्स की, जो लार्ज कंपोजिट इंटीजर्स हैं उनको फैक्टर करना मुश्किल है, इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट और रीज़नेबल लेंथ ऑफ टाइम। अब उन लोगों के लिए कि जो एक्सचेंज करना चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस सिक्योरली, द कंप्यूटिंग टाइम नीड टू फैक्टर एन इंटीजर राइजेस शार्पली विद द साइज ऑफ द इंटीजर। तो अब जितना बड़ा इंटीजर होगा सही बात है उसको डीकोड करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना छोटा होगा वो जल्दी जो है उसको आप डीक्रिप्ट कर लेंगे। अब आप ये थिंक कर सकते हैं ऑफ साइज ऑफ इंटीजर एज द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू स्पेसिफाई द इंटीजर, मतलब कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो आपको चाहिए इंटीजर को स्पेसिफाई करने के लिए। यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं ऑफ द साइज ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर के साइज के बारे में एज नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू स्पेसिफाई, कि जो नंबर ऑफ बिट्स चाहिए आपको स्पेसिफाई करने के लिए द इंटीजर को, यानी कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स से आप इंटीजर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द नंबर जो है वो 15 और 4 बिट्स है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द साइज ऑफ नंबर इज 15
is 4 bits. 15 ये 4 bits है because 15 in base 10, because 15 in base 10 जो है नोटेशन is represented as, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एज 111 इन बेस 2, जो कि बाइनरी होती है, बाइनरी रोटेशन, बाइनरी रोटेशन के अंदर विच टेक्स 4 बिट्स, जो कि 4 बिट्स ले रही है। अब जो बेस्ट नोन क्लासिकल एल्गोरिदम है फॉर फैक्टरिंग द लार्ज इंटीजर इज़ द नंबर फील्ड सिर्फ, ये लैंस्ट्रा ने 1993 में इसको जो है वो इन्वेंट किया था। तो टू डेट अब तक the best known classical algorithm, जो बेस्ट नोन क्लासिकल एल्गोरिदम है फॉर फैक्टरिंग लार्ज इंटीजर्स, लार्ज इंटीजर्स को फैक्टरिंग करने के लिए इज़ द नंबर फील्ड इज़ द नंबर फील्ड, इसको हम नाम देते हैं नंबर फील्ड का साइज। और ये लैंस्ट्रा ने इसको इन्वेंट किया था 1993। अब इसके अंदर आपके पास एक रनिंग टाइम होता है जो कि बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है जी। और जब वो टाइम ग्रो करता है, this has a running time that grows faster than polynomial but slower than exponentially in the size of the number being factored। अब इसका जो रनिंग टाइम है this has running time। अब इसका जो रनिंग टाइम है, इनकी जो रन करता है इसको, that grows faster than polynomial। ये पॉलिनॉमियल से ज़्यादा तेज़ी से रन करता है। पॉलिनॉमियली but slower than exponentially। लेकिन एक्सपोनेंशियली ये स्लोअर होता है इन साइज ऑफ द नंबर बीइंग फैक्टर्ड।
जिसको कि आपने फैक्टराइज करना है। तो अकॉर्डिंगली इट इज़ नोन एज सुपर पॉलिनोमियल टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंगली इट इज़ नोन एज सुपर पॉलिनोमियल टाइम। इसको हम सुपर पॉलिनोमियल टाइम का नाम जो है वो देते हैं, या आप अल्टरनेटिव इसको कह सकते हैं एज सब एक्सपोनेंशियल टाइम या सब एंड, यानी कि उसका अपोजिट जो है वो सब एक्सपेंशनल टाइम होगा। एल्गोरिथम तो मैथमेटिकली इफ द नंबर बीइंग फैक्टर्ड, अगर मैथमेटिकली जिस नंबर को आपने फैक्टर करना है, मैथमेटिकली if the number being factored, अगर आपने नंबर जो है उसको फैक्टर करना रिक्वायर्स एल बिट्स, उसको एल बिट्स चाहिए टू डिस्क्राइब इट इस इंटीजर को डिस्क्राइब करने के लिए उसको एल बिट्स चाहिए। द बेस्ट क्लासिकल, अब इस केस में जो बेस्ट क्लासिकल फैक्टरिंग एल्गोरिथम है जो बेस्ट फैक्टरिंग क्लासिकल फैक्टरिंग एल्गोरिथम है हैज़ ए रनिंग टाइम, उसका जो रनिंग टाइम है दैट ग्रोस एज एक्सपोनेंशियल CL power 1/3 log of L power 2/3 where C is constant। यहाँ पर C जो है वो कांस्टेंट है। दिस इज फास्टर देन एनी पॉलिनोमियल इन L, और ये फास्टर है किसी भी पॉलिनोमियल से L में। That is faster than any polynomial in L. That is any growth rate of the form ln, सॉरी NL, इस फॉर्म की ग्रोथ, एंड येट स्लोवर, और ये येट अभी स्लोवर है देन
एनी एक्सपोनेंशियल। और ये स्लो है किसी भी एक्सपोनेंशियल से इन एल के अंदर, दैट इज एन एल। ठीक है जी। तो मैथमेटिकली अगर आपने नंबर जो है उसको फैक्टर करना है तो इसके लिए आपको एल बिट्स चाहिए जिसको आपने डिस्क्राइब करना है। तो बेस्ट क्लासिकल फैक्टरिंग एल्गोरिथम जो है उसका रनिंग टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल c1⁻³ log l⁻³ होगा, जहाँ पर c कांस्टेंट है। तो ये फास्टर है देन एनी पॉलिनोमियल इन n, किसी भी पॉलिनोमियल से l के अंदर। ठीक है, लेकिन ये स्लोवर है किसी भी एक्सपोनेंशियल से l में, यानी कि पॉलिनोमियल से बिट्स में फास्टर है लेकिन एक्सपोनेंशियल से बिट्स के अंदर ये स्लो है। कंप्यूटेशन अब आप देखें कि whose running time scales super polynomially with size of the problem is generally regarded as be effectively intractable। तो अब अगर मैं जो है यहाँ पर एक साइज बिट्स और एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है जी, तो आप देखेंगे इस ग्राफ से हमें थोड़ी सी समझ आएगी इस चीज़ की। ये देखें जी, एक ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 0 है, इस जगह पे 0.5 है, इधर 0.1 है, इधर 0.15 है और इधर 0.2 है। तो ये टाइम है इस तरफ सेकंड्स में, और नीचे जो है ये 0 और यहाँ पर 20, ये आ जाएगा 25 के ऊपर, ये आ रहा है 30 के ऊपर, ये आ रहा है 35 के ऊपर, ये आ रहा है 40 के ऊपर और ये आ रहा है 45 के ऊपर। ये साइज ऑफ n, यानी कि बिट्स, इस तरफ बिट्स हैं, इस तरफ टाइम है। अब इसमें ग्रोन का देखें आप, इस तरह ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ इस तरह आपका जा रहा है। तो अब ये फिगर जो है इसको हम कह देते हैं कि फिगर ये 1 है। द इंक्रीज इन टाइम, अब जो टाइम में इंक्रीज आ रही है, नीडेड टू फैक्टर एन इंटीजर, किसी इंटीजर को ऑन ए क्लासिकल कंप्यूटर, किसी क्लासिकल कंप्यूटर के ऊपर एज ए फंक्शन ऑफ साइज, फंक्शन ऑफ साइज के तौर पर ऑफ द इंटीजर, इंटीजर के। तो आप नोट करें कि द कर्व राइजेज मोर स्टीपली,
curve rises more steeply as large integers are considered। जब आप लार्ज इंटीजर्स जो हैं उनको आप कंसिडर करते हैं, दिस मीन फैक्टरिंग लार्ज इंटीजर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसका मतलब है कि लार्ज इंटीजर को देखो ना कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लार्ज इंटीजर्स को फैक्टर करना डिफ़िकल्ट है। सो इट मीन्स it is difficult to factoring large integers। तो लार्ज इंटीजर्स को फैक्टर करना जो है वो डिफ़िकल्ट, ठीक है जी। तो जो आपके पास अब सिक्योरिटी है और ऐसे क्रिप्टो सिस्टम की रेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन दैट फैक्टरिंग लार्ज इंटीजर इज़ कंप्यूटेशनली intractable, practically भी impossible for large enough cases, कि और ऐसे इसके अंदर जो है ये जो लार्ज इंटीजर्स हैं इनको फैक्टराइज करना एक किस्म का आप समझ लें कि ये इम्पॉसिबल ही है। तो हम यहाँ पर ये प्रज्यूम करते हैं, कहते हैं कि नो वन हैज़ येट प्रूव दैट फैक्टरिंग इज़ ए ट्रूली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, कि फैक्टरिंग जो है ये एक इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, इनको को कि तैयार हो जाए तो फिर हम चलते हैं डॉक्टर के पास, उनको को कि रेडी हो जाए। ठीक है जी। तो अभी तक कोई किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि ये एक इंट्रैक्टेबल यानी कि अच्छा प्रॉब्लम है, एक इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, ये अभी तक किसी ने इसको प्रूव नहीं किया अभी तक। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट समवन मे डिस्कवर ए पॉलिनोमियल टाइम क्लासिकल एल्गोरिथम। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा भी डिस्कवर करे कि जो पॉलिनोमियल टाइम क्लासिकल एल्गोरिथम हो, जिसमें कि पॉलिनोमियल टाइम की जो है लेंथ है उसको दिया जा रहा हो। तो अभी तक तो कोई इस तरह का नहीं आया कि जो लार्ज इंटीजर जो है उनको फैक्टराइज कर सके इस आर ऐसे क्रिप्टो सिस्टम के अंदर, लेकिन पॉसिबिलिटी स्टिल है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है दैट समवन मे डिस्कवर, कोई जो है वो इसको डिस्कवर करे ए पॉलिनोमियल टाइम क्लासिकल एल्गोरिथम। ठीक है जी, कोई क्लासिकल एल्गोरिथम, बट सो फार नो वन हैज़, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। बट सो फार नो वन हैज़, लेकिन अभी तक किसी ने ये काम नहीं किया। तो उमेश ने एक कंप्यूटर साइंस है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले हैज़ कैरेक्टराइज द डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग
ए 2000 डिजिट नंबर। तो इसने जो है वो बर्कले लैब के अंदर 2000 फैक्टर किया 2000 डिजिट्स को। इसने इसको कहा कि इसका नाम था उमेश विजरानी। तो इसने कहा कि विजरानी स्टेट्स, विजरानी ने ये कहा कि 1994 में कि इट इज़ नॉट जस्ट द केस दैट ऑल द कंप्यूटर इन द वर्ल्ड टुडे वुड बी अनएबल टू फैक्टर दैट नंबर। तो इसने कहा कि जितने भी कंप्यूटर हैं इस वक्त वो इस लार्ज डिजिट को नहीं कर सकते फैक्टर। ठीक है, ये था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर 2000 डिजिट्स, 2000 डिजिट्स। इसका नाम था उमेश विजरानी। उमेश विजरानी ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। बर्कले। ठीक है, इसने कहा कि हैज़ करेक्टराइज्ड, इसने करेक्टराइज किया द डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग ए $2000 डिजिट नंबर। इसने एक 2000 डिजिट नंबर को फैक्टर करने, इसने विजारनी ने स्टेट किया कि इट इज़ नॉट जस्ट द केस दैट ऑल द कंप्यूटर इन वर्ल्ड टुडे वुड बी अनएबल टू फैक्टर दैट नंबर। तो इसने कहा कि ये नहीं है कि दुनिया में सारे कंप्यूटर ही ऐसे हैं कि जो इस नंबर को फैक्टर नहीं कर सकते। तो उमेश स्टेट्स, इसने कहा 1994 में इट इज़ नॉट जस्ट द केस, इसने कहा कि ये कोई केस नहीं है दैट ऑल द कंप्यूटर्स इन वर्ल्ड के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं टुडे वुड बी unable to factor that number, कि वो इस नंबर को फैक्टर नहीं कर सकते। इट इज़ रियलिटी मच ड्रामेटिक। इवन इफ यू इमेजिन दैट एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स वाज क्लासिकल कंप्यूटर and was computing at a full speed of entire life of universe, that would be insufficient to factor a number। अगर आप ये सपोज करें कि ये यूनिवर्स भी एक क्लासिकल कंप्यूटर है और वो कंप्यूट करे फुल स्पीड पर एंटायर लाइफ ऑफ द यूनिवर्स, तो वो इनसफिशेंट होगी फैक्टर करने के लिए इस मैसेज को। तो मैसेज इनक्रिप्ट जो किए जाते हैं यूजिंग RSA स्कीम विद की कंटेनिंग 2000 डिजिट शुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल टू ब्रेक। ठीक है जी। तो जो मैसेज हैं इनक्रिप्टेड, जिनको इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग RSA स्कीम, जिसके अंदर RSA स्कीम यूज की जाती है
विद ए की कंटेनिंग, जिसके के अंदर की हो, जो कंटेन कर रही हो जिसमें की हो, जो कंटेन कर रही हो 2000 डिजिट्स, 2000 डिजिट्स को शुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल टू ब्रेक। तो इतने बड़े को डिजिट को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है RSA स्कीम से। इवन मैसेज इनक्रिप्टेड यूजिंग 400 डिजिट्स की आर वेल बियॉन्ड द डिक्रिप्शन कैपेबिलिटीज ऑफ मॉडर्न। इवन के जिनके अंदर 400 है, ये तो 2000 डिजिट की बात हो रही है ना। अगर आपके पास 400 भी हैं तो उनको भी डिक्रिप्ट करना जो है एडवर्सरी के लिए वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। अगर आपके पास इवन इनक्रिप्टेड मैसेजेस इनक्रिप्टेड, अगर मैसेजेस को इनक्रिप्ट किया जाए यूजिंग 400 डिजिट की, 400 डिजिट की से, तो आर वेल बियॉन्ड, तो ये वेल बियॉन्ड है द डिक्रिप्शन capabilities of modern computers। 400 की करनी भी मॉडर्न कंप्यूटर्स के मुश्किल है। Thus anyone who wants to make an encrypted message secure need only pick a large enough value for n in the public key such that a number could not be factored within a reasonable time। तो लिहाजा आप कोई चाहता है कि अपने मैसेज को स्कोर करना चाहता है तो फिर उसको चाहिए कि वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको सिक्योर करने के लिए एक लार्ज इनफ वैल्यू जो है वो n की पिक करे पब्लिक की के अंदर, जिसको के आगे से एक प्रॉपर लेंथ ऑफ टाइम में फैक्टर करना जो है वो मुश्किल हो। Thus anyone who wants to make, या कोई भी जो ये चाहता है an encrypted मैसेज सिक्योर, अपने इनक्रिप्टेड मैसेज को सिक्योर करना चाहता है, नीड ओनली पिक enough, a large enough value for n, n की एक लार्ज वैल्यू ले इन द पब्लिक की के अंदर, that such a number could not be factored या factorized in a reasonable time, कि अगर वो फैक्टर ना हो सके रीजनेबल टाइम। हाउ बिग डज n हैव टू बी,
गिवन दी करंट स्टेट ऑफ क्लासिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन है कि कितना लार्ज होना चाहिए। तो व्हेन रिवेस शिमर और एल्डरमैन फर्स्ट जो है उन्होंने डिवाइज किया देयर क्रिप्टो सिस्टम बैक इन 97, दे चैलेंज एनी वन टू फैक्टर पर्टिकुलर 129 डिजिट नंबर। तो उन्होंने चैलेंज किया था कि जी आप 129 डिजिट नंबर जो उसको फैक्टर नहीं कर सकते। दैट केम टू नोन एज RSA 129, जिसको RSA 129 का नाम दिया गया। तो द चैलेंज गुड अनमेट ऑफ फॉर 70 ईयर्स। तो ये चैलेंज 17 साल तक रहा। ओवर द टाइम पीरियड कंप्यूटर्स बिकम अबाउट 2000 टाइम फास्टर। फिर उसके बाद कंप्यूटर 2000 फास्टर हो गए। इवन देन RSA 129 was factored only after a Herculean effort involving a network of some 1600 computers। तो जो थे RSA के रिवेस शिमर और एल्डरमैन, यानी कि व्हेन रिवेस्ट एंड को-वर्कर्स और इसके जो साथी थे, फर्स्ट डिवाइज्ड, इन्होंने पहली दफ़ा जब डिवाइस किया देयर क्रिप्टो सिस्टम बैक इन 1977, 1970 में, दे चैलेंज्ड एनीवन। तो इन्होंने चैलेंज किया किसी को भी टू फैक्टर 129 डिजिट नंबर। इन्होंने दुनिया में चैलेंज किया कि भाई इसको करें। दैट केम टू बी नोन एज RSA 129। तो 17 साल तक ये चैलेंज बरकरार रहा। अब जूँ जूँ वक्त गुजरता गया, जो कंप्यूटर थे विद पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर्स become 2000 टाइम्स फास्टर। ये 200 टाइम फास्टर हो गए। इवन देन तब भी RSA 29 जो था was factored with a network of 1600 कंप्यूटर्स। कहाँ 2000 डिजिट की बात है और कहाँ 129 के लिए 1600 कंप्यूटर जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़े। Given the difficulty of factoring 129 digit number, it is easy to see that basing an RSA crypto system on a number that involved say 150 digits would make any encrypted message utterly secure for the foreseeable future. So secure, that is with respect to capabilities of hoods of classic computers, but about quantum computers. Could quantum computer fetch large number fast enough to break the RSA cryptosystem? अब जो ये डिफ़िकल्टी थी
given the difficulty of factoring 129 डिजिट नंबर। अब 129 डिजिट नंबर जो है इसको करना मुश्किल है, तो अगर 129 नंबर डिजिट जो है, इट इज़ ईजी टू सी दैट यहाँ पर हम ये दे सकते हैं दैट बेसिंग RSA क्रिप्टो सिस्टम जो RSA क्रिप्टो सिस्टम है ऑन ए नंबर that involved say 150 digits, जिसके अंदर 150 डिजिट्स हो, would make any encrypted message for the foreseeable future। तो 150 डिजिट वाला अगर क्रिप्टो सिस्टम के लिए कर दिया जाए तो ये फ्यूचर के लिए बेहतर है। तो सिक्योर दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटीज़ ऑफ क्लासिकल कंप्यूटर्स। अब सवाल ये है कि क्या ये क्लासिकल कंप्यूटर से कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। बट व्हाट अबाउट क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन क्या कि अगर क्वांटम कंप्यूटर्स फैक्टर लार्ज नंबर फास्ट इनफ टू ब्रेक RSA क्रिप्टो सिस्टम, क्या क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो इन RSA क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक कर सकती हैं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक में जो है वो यही देखेंगे कि 129 तक 1600 कंप्यूटर चाहिए, और अगर 150 तक आपने करने हैं फ्यूचर के अंदर, तो फिर क्या क्लासिकल कंप्यूटर उनको कर सकेंगे, दैट वाज द क्वेश्चन। तो फिर आप ये देखा जाएगा कि क्या क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इनको कर सकती हैं। ये चीज़ जो है फिर वो हम कल इसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।